आप आ रहा है जी। कल हम लोग देख रहे थे एपिलेप्सी के बारे में, जिसमें हम लोग टाइप देखे थे कि अलग अलग टाइप हैं, फोकल और जनरलाइज। फोकल के भी 2 टाइप थे और जनरलाइज के भी अलग अलग टाइप थे, जिसमें हम लोग देखे थे पेटिट माल एपिलेप्सी, दूसरा था ग्रैंड माल एपिलेप्सी और तीसरा था टोनिक एपिलेप्सी, क्लोनिक एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। ये अलग अलग टाइप थे और कल हम लोग इसके सिम्टम को भी देखे। सिम्टम हर जो टाइप है फोकल सीजर के अलग सिम्टम आते हैं और जनरलाइज जो है उसके अलग सिम्टम आते हैं। तो जनरलाइज में जो हम लोग अलग अलग टाइप देखे सबके अलग अलग सिम्टम है, और फोकल में भी जो 2 टाइप है उसके अलग अलग सिम्टम। तो सिम्टम में कल हम लोग देखे थे पहला कि अगर कोई फोकल है तो फोकल में सबसे पहला फोकल का एक जो पहला उसके ग्रुप थे जिसमें था कि पेशेंट विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। तो फोकल सीजर में उसमें क्या होता है कि फेस के ऊपर कहीं भी फ्लिकर या नेक के ऊपर किसी तरह का जर्की मूवमेंट्स होता है जो फोकल है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स, एक पहला था पार्शियल और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो सीजर है, इसमें कहता है कि बॉडी के किसी हिस्से पर, राइट हो या फिर वो लेफ्ट साइड की बॉडी, हैंड हो या अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब, इस पर वो अपना सिम्टम देता है। फोकल कहने का मेरा मतलब पर्टिकुलर साइट। और जनरलाइज की बात कर रहे थे तो पहला हम लोग जो जनरलाइज में देखे पेटिट माल एपिलेप्सी के सिम्टम होता है कि कोई, हमने बताया था पिछले क्लास में कि बच्चे लोगों में ज्यादातर ये देखा जाता है पेटिट माल एपिलेप्सी। एब्सेंस सीजर भी कहते हैं, बच्चा खेलते खेलते गिर जाना, बार बार गिरना, बार बार उठना, मतलब इंस्टेंटली गिरना और उठना, ये प्रोसेस जो है ये पेटिट माल एपिलेप्सी का होता है। और इसी में एक ग्रैंड माल एपिलेप्सी है जो बहुत ही कॉमन होता है। ग्रैंड माल एपिलेप्सी में अलग अलग फेज है, 5 मिनट के अंदर में कहता है कि अलग अलग फेज से गुजरता है। पहला फेज जो होता है टोनिक फेज, मतलब कि रिजिडिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी रिजिड हो जाता है। दूसरा होता है क्लोनिक फेज जिसमें जर्की मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी में जर्की मूवमेंट्स होने लगता है। और तीसरा फेज जब आता है उसमें कहता है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन ब्लडर एंड बॉवेल, ब्लडर और बॉवेल के ऊपर लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी हो जाता है उन लोगों में। और नेक्स्ट स्टेप आता है टंग बाइट, और उसके बाद का जो सिम्टम होता है लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। तो लॉस ऑफ कॉन्शसनेस ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर अटैक आया है उसके ऊपर। बहुत बार होते हैं, बहुत कुछ देर 10-15 मिनट के बाद रिगेन द कॉन्शस, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में आता है तो घंटों हो सकता है लॉस ऑफ कॉन्शसनेस में रहे पेशेंट। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे इन्वेस्टिगेशन, और इसमें और भी हमने बताया था कि एक जो टोनिक फेज है जिसमें सिर्फ बॉडी रिजिडिटी होता है। टोनिक जो एपिलेप्सी या सीजर जो हम लोग कह रहे हैं तो सिर्फ रिजिडिटी ऑफ द बॉडी और कहीं कुछ नहीं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तीसरा था क्लोनिक, कि मतलब कि एक सिर्फ जर्की मूवमेंट, पर्टिकुलर किसी हिस्से बॉडी पर जर्की मूवमेंट्स, स्पॉन्टेनियस जर्की मूवमेंट्स ऑन द बॉडी, तो कहीं पर जर्की मूवमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा है। मायोक्लोनिक एक एटोनिक फेज था जिसमें कि इसको ड्रॉप अटैक भी कहते हैं, कि अचानक बॉडी पर पूरा कंट्रोल ही खो दिया, उसको ये फील नहीं हो रहा है कि क्या कंट्रोल हमारे अंदर, किसी चीज को कंट्रोल, चलने फिरने या अपने हैंड पर कुछ नहीं, वो सीधे अचानक कंट्रोल एकदम लूज पड़ गया बॉडी, इसको कहते हैं एटोनिक। और मायोक्लोनिक, यहाँ पर मसल्स के ऊपर जर्की मूवमेंट्स होने। इन्वेस्टिगेशन हम लोग
डिस्कस किए थे इन्वेस्टिगेशन पर कि क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देखे थे सबसे पहला कि सीबीसी कराना चाहिए कोई इन्फेक्शन को पता करने के लिए। दूसरा फिर हमने करवाया था कि एलएफटी कोई मेटाबॉलिक डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, जिसमें एलएफटी, केएफटी और ब्लड शुगर की बात किए थे, इसलिए कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी होता है और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, इसलिए इसमें कैल्शियम का एस्टिमेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट था रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की रेडियोलॉजी से क्या पता करे, तो क्या क्या टेस्ट करवाए रेडियोलॉजी में। तो सबसे पहला कहता है कि सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कराते हैं, ये बात को हम लोग पता करते हैं कि ब्रेन के अंदर किस तरह का एबनॉर्मलिटी है। हो सकता है कि कोई हैमरेज की वजह से हो, कोई ब्लड क्लॉट पड़ा हुआ हो उसके अंदर में, जो बहुत अलग अलग के हैमरेज फॉर्म है, जिसमें कि हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं, सब ड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं। तो ये अलग अलग हैं, ये चीज को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कोई ट्यूमर तो कहीं ब्रेन के किसी हिस्से पर बना हुआ नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि कोई उसके अंदर, जो हमने न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की बात किया था कि पैरासाइट्स की वजह से भी, तो हम लोग देखते हैं कि कोई हेमिस्फीयर में कहीं पैरासाइट्स तो कहीं लॉज नहीं है, पैरासाइट्स की वजह से। दूसरा, कुछ ट्यूमर टीबी के भी होते हैं, तो ट्यूबरकुलोमा भी हो सकता है, इसको रूल आउट करते हैं कि वो है कि नहीं किसी हिस्से पर ब्रेन का। तो अलग अलग जगह पर हम लोग, जगह नहीं मतलब कि ब्रेन के अंदर ये चीज को देखते हैं कि इस तरह कोई इंफाक्ट, स्ट्रोक के जो है इंफाक्ट कहीं का नस तो सूखा हुआ नहीं, ये सब रूल आउट करते हैं। अगर लगता है कि इसमें हम लोग को क्लियर नहीं हो पाता है, तो फिर गो फॉर द एमआरआई। हम लोग फिर इससे आगे बढ़ते हैं, एमआरआई करवाते हैं, तब हम लोग को और माइन्यूटली पता चलता है कि वो किस तरह का नेचर है और किस क्या बीमारी है, जिसको कंफर्म करते हैं। लेकिन एपिलेप्सी के लिए बेस्ट कहता है कि ईईजी होना चाहिए। अगर हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं कि एपिलेप्सी है, तो हम लोग ईईजी कराते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ये रूल आउट करता है कि ब्रेन के किस हिस्से से जनरेट हो रहा है, वो फोकल सीजर है, जनरलाइज सीजर है, और उसका पैटर्न जो नॉर्मल ब्रेन पैटर्न है उससे क्या चेंजिंग किधर हो रहा है, वो हर जगह की बात को बताता है कि आपका पेराइटल लॉब पर प्रॉब्लम है, टेम्पोरल लॉब से है, फ्रंटल लॉब से है, कहाँ से निकल रहा है जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट है, इसको हम लोग कंफर्म करते हैं। तो ईईजी, ये टेस्ट से हम लोग कंफर्म पहले करते हैं कि क्या है वो, तब हम लोग आते हैं कि अगर एपिलेप्सी है तो हम लोग कैसे कंट्रोल करें, कौन से एपिलेप्सी में कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। जो हमने कहा कि एक एब्सेंट सीजर जो जनरलाइज के फॉर्म में है, एब्सेंट सीजर, इसमें जो बच्चे लोगों में होता है उसमें एथोक्सोक्सिमाइड्स ड्रग होते हैं, ETHOSUXIMIDE, एथोक्सोक्सिमाइड ड्रग है, जो स्पेशली फॉर द पेटिट माल एपिलेप्सी या एब्सेंट सीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जो हमने कहा था ग्रैंड मैल एपिलेप्सी। ग्रैंड मैल एपिलेप्सी में कार्बामाजिपिन एक ड्रग है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चॉइस ऑफ ड्रग है कार्बामाजिपिन। इसके अलग लेंथ होते हैं, 200, 300, 100। तो ये डिपेंड वेरी करता है उसके एज पर कि किसको कितना देना चाहिए और क्या डोज सेट करना चाहिए। नेक्स्ट है फिनाइट्वाइंस। फिनाइट्वाइंस भी एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके भी अलग अलग लेंथ में आते हैं, 100 mg, 200 mg, 300 mg। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है और कैसे उसको स्टार्ट करना है। 1x2 भी चलता है, 1x3 भी चलता है और 1 टाइम भी चलता है, ये सब चीज। नेक्स्ट, इसके लिए और भी ड्रग्स हैं, जो सोडियम वैल्प्रिक एसिड, सोडियम वैल्प्रिक एसिड वैल्प्रेट जो है, ये भी एक एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा
ये तो पर्टिकुलर एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर या एंटी कन्वल्सेंट तीनों से कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ लोग कि कभी आप सीजर कहते हैं, कभी एपिलेप्सी कहते हैं, तो अभी हम कह रहे हैं कि हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, कन्वल्सन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तीनों चीज अलग अलग है और तीनों का आप अलग अलग नाम बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं कभी, तो ये मतलब सब एक ही चीज है। अगर एपिलेप्सी कहें तो भी वही बात हम समझ रहे हैं, अगर सीजर कह रहे हैं तो भी वही है, कन्वल्सन भी वही चीज है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम लोग देखें ट्रीटमेंट्स में कि जो फिनाइट्राइन्स है, सोडियम वैल्प्रिक एसिड है, ये ऑल दीज आर यूज्ड फॉर द कन्वल्सन या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद भी इस्तेमाल करते हैं कुछ ड्रग्स हैं, फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन के डोज होते हैं 60 मिलीग्राम है। तो मतलब वन टाइम एचएस, मतलब कि अच्छा से नींद आए, ब्रेन को रेस्ट चाहिए। रेस्ट, जब तक ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक दिक्कत होगा, इसलिए इसमें एक जो फेनोबार्बिटोन का यूज है या फिर नींद अच्छी आने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी एक और ड्रग है जिसको क्लोनाजिपाम भी कहते हैं, जो सेडेटिव ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं कि कंप्लीट रेस्ट हो, रात में जब सोते आदमी, पेशेंट जब सोता है तो कंप्लीट नींद ले, इसलिए हम लोग एक ड्रग्स देते हैं जिसमें कि अच्छा नींद आए, रेस्ट, ब्रेन को रेस्ट मिले। हमने बताया था कि कुछ ट्रिगर्स फैक्टर्स भी हैं। नींद की दवा देने के पर्पस क्या है मेरा, मतलब बहुत लोग एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस की वजह से भी लोगों में कन्वल्सन आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इन लोगों में ऐसे ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि नींद अच्छा आए, तो हम लोग देते हैं सेडेटिव ड्रग्स। अगर मान लो कि हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दे रहे हैं और रात में फिर वही नींद अच्छा नहीं आना, तो हो सकता है कि इसको रिपीट करवाएं, बार बार हो सकता है, इसलिए ये चीज देते हैं जिससे ब्रेन को रेस्ट मिले, प्रॉपर रेस्ट। नेक्स्ट है, अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आता है, अगर इन्वेस्टिगेशन में मान लो कि कैल्शियम की कमी है, तो हम लोग कैल्शियम का टैबलेट देते हैं, कैल्शियम, जिससे कि उसका जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाए। लगता है कि ग्लूकोज का, जो हमने कहा कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी कन्वल्सन आ सकता है, तो हम लोग उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स का फॉर्म है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि ब्रेन से अगर रिलेटेड, हम लोग बात कर रहे थे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस की बात की, अगर मेनिंजाइटिस है तो इसमें हम लोग एक और इन्वेस्टिगेशन, फीवर एसोसिएटेड विद फीवर अगर है, फीवर के साथ लेकर के आया है, तो हम लोग मेनिंजाइटिस भी सस्पेक्ट करते हैं कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके लिए अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं जो हम लोग एग्जामिन के जरिए, इसमें अगर मेनिंजाइटिस डायग्नोज करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसकी नेक रिजिडिटी देखते हैं कि नेक रिजिड है कि नहीं, और इससे पता करते हैं कि पर्टिकुलर मेनिंजाइटिस है कि नहीं। अगर मेनिंजाइटिस है तो इसके लिए एक और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन, लंबर पंक्चर करवा करके सीएसएफ निकालते हैं। और सीएसएफ के अंदर हम लोग 3 तरह के टेस्ट करते हैं, सेल, शुगर, प्रोटीन, जिसमें सेल देखते हैं कि पर्टिकुलर सेल किस तरह के सेल्स हैं। मोस्टली कहता है कि नॉर्मल सीएसएफ का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो 5 to 10 सेल्स हैं, मोस्टली लिम्फोसाइट का होना चाहिए। लेकिन अगर आज मान लो कि हम कोई सीएसएफ का टेस्ट करवाते हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो सेल्स मिल रहे हैं 100 सेल्स मिल रहे हैं, मोस्टली लिम्फोसाइट हो, सभी हो, तो ये हम लोग को फीचर है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो सकता है कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा हो। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसमें देखें कि सेल लिम्फोसाइट ना हो करके वो पॉलीमॉर्फ है, अगर 100 to 100 सेल्स जो मिल रहे हैं पॉलीमॉर्फ है, इसमें लिम्फोसाइट की मात्रा ओनली 10% है, 90% की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 90% है, इसका मतलब इन्फेक्टिव, उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस, जो इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस है, इसका मतलब कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है।
और उसी के साथ साथ जो केमिकल हम लोग एग्जामिनेशन प्रोटीन का करते हैं, तो अगर ट्यूबरकुलस होगा तो भी प्रोटीन का लेवल बढ़ा होगा। लेकिन अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो इसमें ज्यादा लेवल कहता है कि प्रोटीन मच इंक्रीज कंपेयर टू द ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से ज्यादा प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। जहां तक शुगर को अब हम लोग दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, तो हम लोग देखते हैं कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो CSF का ग्लूकोज लेवल है वो विद इन नॉर्मल लिमिट होता है। लेकिन अगर वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो कहता है कि बिलो द नॉर्मल लेवल से कम होता है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि कैसे हम लोग पता करें ये अगर मेनिंजाइटिस है तो किस तरह के मेनिंजाइटिस हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। इसके अलावे और भी होते हैं, फंगल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, तो अलग अलग है। तो ये पार्ट था हम लोग का ट्रीटमेंट का, जिससे कि हम लोग कंफर्म कर लिए और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि एपिलेप्सी। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ENT से रिलेटेड। हेलो हाँ, सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन पूछो। सर सिम्टम समझ में नहीं आया, आप सिम्टम एक बार और बता सकते हैं इसका? हाँ जरूर, क्यों नहीं। सिम्टम, एक तो पर्टिकुलर सिम्टम देखो, जहाँ एक मिनट, हाँ क्वेश्चन है, एक मिनट।